Good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 4 more minutes to go. Two more minutes to go. All right friends, so now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? दीपक कुमार, प्रदीप, हिमांश, प्रिंसी, शिवम, पार्था, वसीम एंड अदर्स, द आंसर इज यस. सो विल स्टार्ट द क्लास. अगर ऑडियो वीडियो में कहीं प्रॉब्लम आए तो आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करिए एंड होपफुली इट शुड रिकनेक्ट यू विद द ब्राउजर. लास्ट वीक हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमी पिलर 1. वहां पर बिटकॉइन से लेके मॉनेटरी पॉलिसी, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी तक पढ़ा था. उसकी क्विज में आउट ऑफ द 35 क्वेश्चंस, कंग्रेचुलेशंस शिल्पी, अमन यादव, सीकेबी, गीतिका, प्रांजल, आरिज, पीयूष, रात्रि, अनिमेश, ध्रुव, दीज आर द टॉप 10. स्पीड के हिसाब से वो रैंकिंग बनाता है. देन ऑल द वे अप टू 11 to 27. फिर 28 पर आप जाइए, प्रतिभा, सिद्धार्थ, रुचिर, गिरीश, राजीव, कुशाग्र, आदित्य, समृद्धि, क्रिस्टोरिया रानी. ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट 31 आउट ऑफ 35 करेक्ट किए हैं. सो माय कंग्रेचुलेशंस टू देम. जिनके 31 से कम हो रहे हैं, वेल यू रिक्वायर मोर रिवीजन, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम हैंडआउट ओनली, और उतना तो आपने कम से कम तैयार करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, हम ये रैंकिंग में अगर नीचे जाए तो रैंक 191 और उसके नीचे बाई श्रीधर, सेनापति, अंकित, सतपाल, राणा प्रीतम, स्टडियस जीनी, तरुण कुमार, अंकुर ज्योति, बोडोलॉय. These are some of the candidates जिन्होंने एटलीस्ट 20 आउट ऑफ 35 किए. सो आई अप्रिशिएट दिस, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बैचेस देखी है वहां पर अगर हम लोग नीचे जाकर देखें अराउंड 190 पर लोग क्या कर रहे हैं,
यूजुअली वो आउट ऑफ द 20-30 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग तो क्विज को हाफवे छोड़ के 4-5 मिनट में ही एंड करके चले जाते थे। लेकिन इन लोगों ने बैठ के 20 लेकिन किए हैं उन्होंने, एटलीस्ट 20 to 40 मिनट्स तक उन्होंने स्क्रीन पर बैठ के इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। So it shows that their sincerity and dedication, at least they have put some effort, right? Taking at least 20 questions, sitting through the test for 30-40 minutes, यानी कि वो अपनी तैयारी के बारे में और गंभीर हैं, उन्होंने कोशिश की है, so I appreciate it, and hopefully ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। Now let us quickly look at the questions. Find correct pairs of book versus author. General theory of employment, interest and money, तो वो जॉन मेनार्ड कीन्स, correct. What about good economics for hard times? अभिजीत बैनर्जी, उसको इस बार नोबेल पारितोषिक मिले हैं फॉर सम न्यू मेथड्स ऑफ रिमूविंग द पॉवर्टी। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था 3-4 क्वेश्चन ऐसे अतरंगी किस्म के होते हैं जस्ट टू टेस्ट यू विद द रियल यूपीएससी एनवायरनमेंट। सो दिस इज डन। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स व्हाई पीपल कीप कैश विद देमसेल्व्स, हमने देखा था ट्रांजैक्शन मोटिव करेक्ट, स्पेक्युलेटिव मोटिव करेक्ट, बट ये पेक्यूनियरी मोटिव नहीं, वो क्या था, प्रिकॉशनरी मोटिव। तो आराम से वर्ड को पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा क्या है। Now look at this question. Which of the following factors will improve the money supply? वहां पर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, डिक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई इशू डिपार्टमेंट। भाई ये लायबिलिटीज ऑफ द आरबीआई इशू डिपार्टमेंट, वहीं से तो M0 जनरेट होता था और वहीं से मल्टीप्लायर इफेक्ट से M3 जनरेट होता था। सो इफ M0 इज डिक्लाइनिंग देन M3 विल आल्सो डिक्लाइन, राइट? यानी कि दैट विल डेफिनेटली नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो 2 गलत है, तो जहां पर भी 2 देखे उसको हटा दो। सो फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट 1, 3 and 4 दे विल इंप्रूव इट। तो ऐसे जो भी कॉज कॉन्सिक्वेंस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो सबसे गलत है उसको आप एलिमिनेट करें एंड यू विल अराइव एट द राइट थिंग्स। फिर ये कुछ प्रश्न थे वो M0, M1, M2 के फॉर्मूला के हिसाब से, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिस्कशन, वो आपको टेबल के हिसाब से आपने बनाना था। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट CRR SLR, बोथ ऑफ देम आर स्टैट्यूटरी, सो कानून में लिखा है इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बैंक्स विद हायर अमाउंट ऑफ बैड लोन्स आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड मोर अमाउंट ऑफ CRR, भाई बैड लोन और गुड लोन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। CRR इज काउंटेड ऑन द डिपॉजिट, सो इट डजंट मैटर। लीगली देयर इज एन अपर सीलिंग इन फिक्सिंग द SLR लिमिट, हाँ वो हमने देखा था 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। सो थर्ड स्टेटमेंट। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ईयर 2019। RBI हैज केप्ट बैंक रेट एज सेम एज MSF एज अ परसेंटेज, तो बात सही है, जितना भी MSF परसेंटेज होता है उतना ही बैंक रेट होता है। उसमें लॉयरिश इंटरप्रिटेशन की इसका मतलब कि डेफिनेशन सेम करिए वगैरह, नो मित्रों, वो नहीं पूछा है, सिंपली परसेंटेज वाइज उन्होंने सही रखा है। इवन इन यूपीएससी ऑल्सो वो ऐसे वेगली वर्डेड स्टेटमेंट कई बार रख देते हैं, तो उसमें फिर ज्यादा वकील बन के ऐसा होगा करने की जरूरत नहीं होती। RBI has kept the reverse repo rate same as repo rate, क्या दोनों को 5.15 रखा है? नहीं, repo rate is higher, reverse repo rate little lower. So find incorrect statement, तो जवाब क्या only second is wrong. Then find statements about long term repo operation. तो पहला it stands for long term repo option, नहीं operation. So first statement is wrong. यानी अपना ये और B चला गया। This LTRO loans are 25 basis points cheaper than the traditional repo rate, नहीं, दोनों के interest percent तो same to same थे, यानी 2 is also wrong. Third, LTRO loans are for 1 year and 3 year period, that is correct. Fourth, LTRO is conducted by RBI's e-पैसा पोर्टल, नहीं भाई e-कुबेर प्लेटफॉर्म है। तो आपको पूछा गया कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो ओनली थर्ड स्टेटमेंट वाज करेक्ट, तो बाकी 1, 3 and 4 दे आर इनकरेक्ट। फिर ये ग्राफ का इंटरप्रिटेशन टाइप के कुछ प्रश्न। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड इन लास्ट 5 years, 2014 से 19 तक। मनी मल्टीप्लायर हैज नॉट इंप्रूव्ड कंटिन्यूअसली, वो तो बात सही है, जिगजैग इफेक्ट था और अभी तो गिर भी रहा है। इट हैज नॉट कंटिन्यूअसली इंप्रूव्ड। यूपीएससी में जब भी ये पूछा जाए कंटिन्यूअसली इंप्रूव्ड, वो तभी आप बोल सकते हैं इफ देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इंक्रीज लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके जो बड़े उसको वो कंटिन्यूअस नहीं मानते। सो दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट ओके इट इज करेक्ट, और हमने पकड़ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो जहां जहां मुझे 1 दिखे मैं उसको उड़ा दूं। देन आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, मतलब रेपो रेट हैज कंटिन्यूअसली डिक्रीज्ड, नहीं 2014 से लेके तो बीच में उर्जित पटेल का जो टाइम था उसमें तो वो इंक्रीज भी करते थे, यानी सेकंड स्टेटमेंट देयरफॉर इज रॉन्ग। एसएलआर हैज बीन केप्ट अनचेंज, नहीं भाई वो धीरे धीरे उसको कट कर रहे हैं। सो 2 and 3 are wrong and you are asked to find the wrong statements. Find correct statements about tri-party repo transaction. उसमें only RBI can act as intermediary, नहीं BSE, NSE वो सब काम करते हैं। So first statement is wrong. Then under marginalized standing facility, bank have to place the security with Department of Financial Services. MSF का borrowing करना है RBI, तो RBI में जाके deposit करना होगा। So that means none of them is correct. Then another question, in the open market operation, when RBI purchases something, मतलब वो आपको पैसा दे रही है तो मतलब it improves money supply. Market stabilization scheme meant to inject liquidity, नहीं, उससे वो liquidity absorb करने के लिए, so only first statement is right. Monetary policy committee, वैसे तो आपको ये स्टेटमेंट सब पता होना। Inflation targets are decided by RBI governor in consultation with government, नहीं उल्टा है, government will decide after consulting with RBI governor. So all 3 statements are incorrect. Priority sector lending norms,
1 पर्सन पर हाउस होल्ड इज एलिजिबल। अब सोचिए वो प्रैक्टिकेबल नहीं, अगर फादर इज फार्मर तो उसको भी पीएसएल का लोन मिल सकता है, इफ अ सन इज रनिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज तो उसको भी लोन मिल सकता है। सो देयर इज नो रूल कि एक फैमिली में सिर्फ एक आदमी को मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 3% कोटा फॉर एनवायरमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। फॉरेन बैंक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पीएसएल, अगर उनके पेरेंट कंट्री में भारत की बैंकों को माफी हो, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। सो आंसर इज नन ऑफ देम। 2019 में आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट किया था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आराम से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड कम करना है ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड सस्ते इंटरेस्ट रेट पर इशू करके कॉर्पोरेट्स को लोन लेने में आसानी रहे, बोरो पैसा करने में आसानी रहे। सो मेकिंग लोन्स चीपर फॉर प्रायोरिटी सेक्टर के, एग्रीकल्चर की लोन सस्ती करवानी थी, नहीं। मेकिंग बोरिंग चीपर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं। इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नहीं, उसको तो वो डिक्रीज करना चाहता था। एंड स्टेबिलाइज द एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी, वो भी नहीं। बीरबल की खिचड़ी जैसा सोचने बैठोगे तो इट इज पॉसिबल दैट यू मे फाइंड हो सकता है ऐसा ऐसा हो सकता है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? दैट इज नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। And then priority sector, this certificate traded through eCubear, correct. PSL certificate is a mechanism to punish the banks who overcross their targets, नहीं। जिन्होंने ओवर अचीव किया है वो बैंक तो अपने सर्टिफिकेट सेल करके उनको तो सेलर फी मिलता है, तो उल्टा उनको रिवॉर्ड करने की ये मैकेनिज्म। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। इसके अलावा भी क्वेश्चन थे बट दे आर फ्रॉम हैंडआउट इटसेल्फ, और वो सब सॉल्व करने में हम टाइम नहीं निकालेंगे। यू बेटर गो, जो भी आपके गलत हुए हो तो वो वाला सेगमेंट वापस से पढ़िए और उसको देखिए आपने कहां पर गड़बड़ करी थी। गड़बड़ मुझसे भी कुछ हुई थी, टाइपिंग मिस्टेक्स वेर देयर, सो प्लीज करेक्ट देम। एक तो पेज 22 पर ये रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आरडीआर, सो कमर्शियल बैंक्स वर्ल्ड कैश डिवाइडेड बाय, मतलब ऐसा साइन होना चाहिए, प्लस का साइन आप हटाकर डिवाइडेड बाय ऐसा लिख दो या साइन बना दो, दिस इज वन। सेकंडली गो टू पेज 29, वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी क्वालिटेटिव टूल्स नहीं क्वांटिटेटिव टूल्स सब टॉपिक ऑपरेशन ट्विस्ट, क्योंकि वो हेडिंग के नीचे क्वालिटेटिव टूल्स हो रहे थे एंड देन समहाउ मैंने जब गूगल डॉक्यूमेंट से उसमें पेस्ट किया देन मेरा ध्यान नहीं रहा, सो प्लीज चेंज इट टू क्वांटिटेटिव टूल्स। So this is done. Wasim, Gyan, Ahmad and others. Let us move forward. Now apart from this, जो लोगों ने बैच नया ज्वाइन किया है, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। और हमारी ये क्या सिस्टम है, हैंडआउट क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, वो सब आपको जानने को मिल जाएगा। प्लीज गो थ्रू द 15 फरवरी लेक्चर। मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने सब समझाया कि मेरा लेक्चर का फॉर्मेट क्या है। लास्ट वीक जिन लोगों ने गूगल फॉर्म से प्रश्न पूछे थे उन सबके जवाब मैंने अपलोड कर दिए। इस वीक हम लोग जो जो चीज पढ़ने वाले हैं उसका भी हैंडआउट अपलोड हो चुका है। सो टू एक्सेस दिस हैंडआउट्स आप कोर्स पेज पे जाइए और वहां पर एक होता है अपडेट बटन, उसको क्लिक करिए तो साइड बार निकल के आएगी और वहां पर ये मिल जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे पिलर 1A मनी, उसका सेकंड सेगमेंट दैट वाज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। वहां पर ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स हमारे खत्म हो गए थे। दो मिसलेनियस टॉपिक बाकी थे जो अब खत्म करेंगे। एक तो ये एमसीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क, ये सब सिस्टम क्या है, एंड सेकंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। ये लोग इतनी पॉलिसी अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं फिर भी हम लोग इन्फ्लेशन से क्यों नहीं लड़ पाते, जीडीपी अच्छा क्यों नहीं होता वगैरह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क और ये सब मुद्दा क्या है। कोई एक बैंक चलता है तो हम जानते हैं उसके अंदर वो सबसे पहले तो जनता से पैसा डिपॉजिट मिलेगा। सपोज ये जनता को डिपॉजिट में पैसा लिया, सपोज ही हैज टू पे सम 3 to 6% इंटरेस्ट टू देम। सेकंडली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जरूरत पड़े तो वो आरबीआई से भी कुछ पैसा बोरो करेगा और सामने हो सकता है रेपो रेट एमएसएफ रेट पर उसने कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़े। यानी ये सब क्या हुए, उसके एक्सपेंडिचर या लायबिलिटी या खर्चे उसके चल रहे हैं। एडिशनली बैंक चलाने के खुद के ऑपरेशनल कॉस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, सर्वर बिल, स्टाफ सैलरी, एटीएम सिक्योरिटी, मार्केटिंग के खर्चे, इट इज देयर। और फिर सामने वो जो चीजों को लोन में घुमाते हैं, बिफोर दैट डिपॉजिट का कुछ पैसा उन्होंने सीआरआर में रखना है। सीआरआर मींस इट इज अ टाइप ऑफ बैलेंस विद आरबीआई जिस पर आरबीआई इनको इंटरेस्ट पे नहीं करती। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि इधर पब्लिक को तो 3 to 6% इंटरेस्ट पे करो और उनकी जो भी डिपॉजिट है उसका 4% इधर रखो और जिसमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, मतलब बैंक ने अपने पॉकेट से जैसे कि देना पड़ेगा कुछ, और फिर बाकी जो पैसा बचा अपार्ट फ्रॉम दी सीआरआर एसएलआर वो उसने लोन में घुमाना है। सो द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज, मैंने कौन से ब्याज दर पे एट हाउ मच इंटरेस्ट रेट शुड आई गिव दिस लोन सो दैट आई मेक प्रॉफिट। सपोज इसको 5% देना है, इसको सम 3 to 6% देना है, सो मे बी अगर इसको 15% पर ये लोन दे तभी जाके उसको बीच में कुछ इतना माल मिल सकता है कि ही कैन मैनेज एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ सैलरी, बहुत सारी चीजें।
सो हु विल डिसाइड दिस लोन इंटरेस्ट रेट कि कमर्शियल बैंक ने कौन से परसेंटेज पे लोन देना चाहिए? आज हम लोग पढ़ने वाले बैंकों का नेशनलाइजेशन, बट आफ्टर द नेशनलाइजेशन जब प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया, उसके बाद गवर्नमेंट इटसेल्फ यूज्ड टू डिसाइड द लोन इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड द लोन इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब सरकार खुद सरकारी बैंकों को बोलेगी किसानों को इतने परसेंटेज पे लोन दो, कैटल मवेशी खरीदने के लिए इतने परसेंटेज पे लोन दो, इरिगेशन पंप सेट के लिए इतने परसेंटेज पे, एंड यूजुअली दे विल बी वेरी लो परसेंटेजेस ताकि उनका वोट बैंक खुश रहे, बैंक को लॉस हो तो उसको गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं थी। देन देयर केम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इकोनॉमी भी टर्मोइल में चल रही थी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने एक बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए एम नरसिम्हम कमेटी बनाई और उसने कहा ये सिस्टम डीरेगुलेट कर दो, गवर्नमेंट शुड नॉट डिक्टेट द लोन इंटरेस्ट रेट्स, लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड, बट एट द सेम टाइम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी नहीं हो, इसलिए आरबीआई ने कुछ मैकेनिज्म बनानी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आरबीआई ने एक बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट यानी बीपीएलआर मेथोडोलॉजी बनाई थी। उस हिसाब से बैंक वाले अपने सब डेटा उसमें इंटर करेंगे एंड देन दे विल कम अप विद सम फिगर। ओके, बाइक लोन सपोज हमने x% पे देना है, होम लोन सपोज y% पे देना है। सो दैट वाज बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट बीपीएलआर। हाउ इट वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बहुत पुराना मुद्दा है, बट यस वर्ड एसोसिएशन के लिए हमको पता होना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू दिस पार्ट। आफ्टर दैट इन 2010 उन्होंने शुरू किया बेस रेट सिस्टम। बेस रेट सिस्टम क्या है? आरबीआई ने सब बैंकों को बोला कि आप अपने सब डेटा निकालो, हाउ मच डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट डू यू हैव टू पे, मतलब ये जो डिपॉजिटर्स को आप देते हैं, सीआरआर आप जो मेंटेन करते हैं उसका कॉस्ट क्या है, मतलब आरबीआई तो इसको 0% ब्याज देती है, बट इन लोगों ने तो अपने जो भी डिपॉजिटर है उसको इंटरेस्ट देना है, सो देयर इज सम टाइप ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, वो कितना है, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये एटीएम स्टाफ सिक्योरिटी वगैरह, उसके ऊपर मिनिमम आपको कितना रिटर्न कम से कम प्रॉफिट की इच्छा है। सपोज ये सब कंपोनेंट को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोले कि हमारा बेस रेट है 10%, इट मीन्स दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इससे सस्ते दाम पर कम इंटरेस्ट पर किसी को लोन नहीं देगा, एक्सेप्ट कि एग्रीकल्चर लोन देने हैं, देन देयर विल बी अ डिफरेंट केस, बट वो अभी हम देख नहीं रहे। सो सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेस रेट इज 10%, उसके ऊपर वो फिर अलग अलग लोन सेगमेंट पर अपना स्प्रेड बनाएंगे, मतलब थोड़ा और हमें मुनाफा चाहिए। सपोज कार लोन तो वो बोलेंगे 0.75%, यानी कि बेस रेट प्लस स्प्रेड कितना होगा 10 प्लस 0.75%, यानी 10.75% ब्याज पर आपको गाड़ी खरीदने का लोन देंगे। एंड जस्ट लाइक दैट टू व्हीलर पर इतना, एजुकेशन पर इतना, तो बेस रेट प्लस स्प्रेड करके जो जवाब मिले उस इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दिया जाएगा। सो एज सच इट अपीयर्स टू बी, हाँ कोई सिस्टमेटिक लॉजिकल मैथमेटिकल सिस्टम ये है, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। ये डेटा आप अपडेट कब करोगे? बैंक रिव्यूड इट एज पर देयर ओन डिस्क्रिशन, उनको ठीक लगे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। सो इवन इफ ये रेपो रेट को आरबीआई कितना भी कम कर दे, इट वाज नॉट नेसेसरी कि बैंक वाले लोन सस्ते में देना शुरू करेंगे। सो दैट वाज द लिमिटेशंस ऑफ दिस सिस्टम। सो देन व्हाट हैपेंड, ये बीपीएलआर बंद करके बेस रेट सिस्टम आई, बट वहां पर भी प्रॉब्लम थे, बिकॉज रघुराम राजन तो अपनी मॉनिटरी पॉलिसी 60 डेज मतलब 2-2 महीने पर अपडेट करते थे, लेकिन बैंक वाले अपने बेस रेट में रिफ्रेश करके नया डेटा ऐड करना चाहिए वो करते नहीं थे। शुरू में रघुराम राजन ने सब मॉरल सुएशन करने की कोशिश करी, बट कोई समझा नहीं। देन अल्टीमेटली ही नोटिफाइड द थिंग्स यूजिंग द पावर्स ऑफ आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वो एक नई सिस्टम लेकर आते हैं जिसका नाम था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, यानी एमसीएलआर सिस्टम, जो 2016 से लागू होती। हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक बेसिक आइडिया ओवरव्यू हमको होना चाहिए। सो ऑब्जर्व, बेस रेट सिस्टम में लोन का इंटरेस्ट रेट कैसे काउंट करते थे, वट एवर इज द बेस रेट प्लस स्प्रेड करोगे तो जो आंकड़ा मिला वो उस लोन इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलेगी। एमसीएलआर में भी सिमिलर था कि एक चीज निकालोगे एमसीएलआर और उसके ऊपर प्लस स्प्रेड करके जो जवाब मिले दैट विल बी द लोन इंटरेस्ट रेट। मतलब ये एमसीएलआर और ये बेस रेट, उसके क्या कंपोनेंट थे, यूजिंग व्हाट डेटा यू कंप्यूटेड दिस पर्टिकुलर फिगर, की बेस रेट का सपोज एसबीआई जवाब लेकर आई थी 10%, तो वो कैसे, उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके कंपोनेंट कुछ इस तरह से थे, डिपॉजिट इंटरेस्ट, सीआरआर कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न वगैरह। सिमिलरली एमसीएलआर का सपोज जवाब लेकर आते हैं आप 10%, ये 12%, तो उसके भी इंटरनल कंपोनेंट थे, वो भी ऐसे सीआरआर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड अदर थिंग, वो आपके हैंडआउट में दिए हैं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज 2016 मतलब इवन मोर देन D-2 years, सो यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया कि ऐसा ऐसा कुछ होता था, बट अदरवाइज उसमें नींद खोने की जरूरत नहीं। द पॉइंट इज कि जो बेस रेट सिस्टम था उसके सामने ये जो एमसीएलआर की फॉर्मूला थी, वो उसमें कुछ ऐसे फाइन ट्यूनिंग करे थे कि अगर रेपो रेट में कुछ चेंज आया जाएगा तो यहाँ पर ज्यादा इंटेंसली वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कंपेयर टू द बेस रेट सिस्टम। सपोज आरबीआई रेपो रेट को 6 to 5 कर देती तो रेपो रेट के सामने हो सकता था बेस रेट 10 के नीचे जाए नहीं, इधर हो सकता है कि 10 के नीचे 9.5 हो जाए,
सो मे बी दे हैड सम टाइप ऑफ इंटरनल वेटेज एंड अदर थिंग्स, वो क्या भी हमें काम नहीं है। अपडेट फ्रीक्वेंसी, बेस रेट के अंदर तो जब बैंकों के डिस्क्रिप्शन पर था, विवेक शक्ति पर था, सो whenever बैंक वांटेड दे वुड अपडेट इट, तो भले आरबीआई ऊपर चाहे रेपो रेट कितना भी कम कर ले, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देयर वाज नो डेडलाइन और सम टाइम टेबल। वेयर एज इन केस ऑफ एमसीएलआर, आरबीआई ने बोला था कि एवरी मंथ आपने एमसीएलआर की जो फॉर्मूला है उसमें नए नए डेटा को अपडेट करता रहना पड़ेगा कि रेपो रेट चेंज हुआ है, व्हाट इज द प्रेजेंट रेपो रेट, यू अपडेट द डेटा एंड यू हैव टू डिस्क्लोज इट ऑन योर वेबसाइट ऑल्सो, ताकि ये सब आपके बोरोवर्स को भी पता चले कि आपने ये सिस्टम से कंप्यूट किया और आप ये लो इंटरेस्ट मांग रहे हो। इसमें से 2016 यूपीएससी में एक प्रीलिम पूछा था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट अनाउंस्ड बाय आरबीआई। तो पहला स्टेटमेंट था, दिस गाइडलाइंस हेल्प इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी in the methodology followed by the bank for determining the interest on advances, and that is correct, every month they have to compute and अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करना था, तो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता तो बढ़ी थी। सेकंड स्टेटमेंट, these guidelines help ensure availability of bank credit at interest rate which are fair to the borrower as well as to the banks, दोनों को वाजिब हो ऐसे दाम पर लोन मिल सके, ऐसा ये फॉर्मूला था। वेल ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो करेक्ट। अब समझिए कि आरबीआई ने क्या कहा एमसीएलआर के अंदर, यहाँ पर आई व्हाट इज एग्जैक्टली एमसीएलआर का आप एक फिगर निकालो, उसके ऊपर प्लस स्प्रेड इक्वल टू लोन इंटरेस्ट रेट, तो ग्राहक को भी पता है दिस इज गोइंग टू बी द थिंग, और बैंक को भी पता है कि ओके दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द थिंग। तो ऐसा कोई आरबीआई ने अतरंगी फरमान नहीं किया था कि सिर्फ रेपो रेट के हिसाब से आपने करना है या गवर्नमेंट जो बोले उस हिसाब से करना है, नो। सो डिपॉजिट रेट, रेपो रेट, बहुत सारे कंपोनेंट को मिलाकर ये पूरी फॉर्मूला काम करती थी। सो इट वाज फेयर, न्यायिक रूप से था बोथ टू द बैंक एज वेल एज टू द बोरोवर्स। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बट एट द सेम टाइम ये सब करने के बावजूद भी हम पाते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं। 1 अप्रैल 2016 से एमसीएलआर वाली रिजीम लागू हुई एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि वहां पर अगर आरबीआई रेपो कट करती है तो व्हीकल लोन, होम लोन वो भी सस्ते हो जाने चाहिए। बट डिड इट हैपन लाइक दिस? अगर आप ग्राफ में देखें तो जनवरी 2015 से लेकर नवंबर 2016 तक आरबीआई ने अपने रेपो रेट में 8% था कम करके 625, मतलब 175 बेसिस पॉइंट की कटौती करी। उसके सामने उसी कार्यकाल में बैंकों ने अपने एवरेज लोन रेट में एवरेज कितना कम किया, अराउंड 71 बेसिस पॉइंट ओनली। मतलब आरबीआई इतनी इतनी लोन के सस्ता करे, बट बैंक वाले नहीं नहीं हमको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, दे वर नॉट ट्रांसफरिंग द बेनिफिट। क्योंकि अब एमसीएलआर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट में एक था ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हमेशा बैंक वाले बहाना बनाते थे कि हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा है, मतलब हमने जो लोन में पैसा दिया था वो वापस नहीं आ रहा है, बैड लोन्स हैव बीन क्रिएटेड, सो वी कैन नॉट रिड्यूस द लोन रेट्स क्योंकि हमारे ये सामने खर्चे वगैरह। सो लाइक दैट बेवकूफ बनाते थे, मतलब लोन सस्ते नहीं करते थे। बट एट द सेम टाइम सपोज आरबीआई अपने लोन इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट में थोड़ा भी इंक्रीज करे, ये लोग इतना बड़ा इंक्रीज कर देते, इट इज जस्ट लाइक ऑनियन अगर थोड़े भी कम आते हैं मार्केट में तो तुरंत मर्चेंट 50 रुपी का 100 रुपी कर देता है, बट सपोज ज्यादा भी सप्लाई हो तो वो 100 से सिर्फ 90 रुपी कम करेगा। सो ऑब्जर्व हियर 2017 से लेके 18 में उर्जित पटेल ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट थोड़ा इंक्रीज किया क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी, तो ओनली 25 बेसिस पॉइंट वो इंक्रीज करते हैं। तो सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट वाला जो पूरी चीज थी वहां लोन कितने महंगे कर दिए, 30 बेसिस पॉइंट से। सो इट इज जस्ट लाइक दिस टिपिकल सब्जी वाला ओनली कि बारिश नहीं हुई और आगे से सप्लाई कम आया बोल के वो तुरंत महंगा कर देते। यानी कि उर्जित पटेल को लगा कि ये एमसीएलआर ओके, रघुराम राजन हैड डिजाइन दिस थिंग, बट इसमें मैं जो रेपो रेट कट करता हूं उसके सामने लोन सस्ते हो नहीं रहे हैं, माय मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट गेटिंग ट्रांसमिटेड एंड देयरफॉर ये मॉरल सुएशन और हाथ जोड़ के प्लीज कर दीजिए उससे कुछ होगा नहीं, टाइम टू टीच देम अ लेसन। तो लेसन सिखाने के लिए फिर उन्होंने ये एमसीएलआर सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर बैंक्स आर नॉट ट्रांसमिटिंग माय रेपो रेट्स वेरी फ्रीक्वेंटली, सो 2019 में उर्जित पटेल ने शुरू कराया एक्सटर्नल बेंचमार्क। ऑफ कोर्स वो जब लागू होगा उससे पहले ही वुड रिजाइन फ्रॉम द जॉब, बट उसने वो फॉर्मूला डिजाइन करके गया था। सो व्हाट इज दिस एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम? एमसीएलआर में लिमिटेशन थी, रेपो रेट के डिक्रीज हो तो जल्दी से लोन सस्ते हो नहीं रहे थे। सो बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेशन आरबीआई में उर्जित पटेल गवर्नर ने एक कमेटी बिठाई थी, जनक राज कमेटी, उन्होंने ये नया सिस्टम बोला एक्सटर्नल बेंचमार्क हो। ओरिजिनली प्लान ये था कि 1 अप्रैल 2019 से इसको लागू करेंगे, बट फॉर सम रीजन इट कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड। बट अल्टीमेटली इकोनॉमी में स्लोडाउन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई, ऑटोमोबाइल के सेल बहुत डाउन हो गए, तो शक्तिकांता दास ने कंपलसरीली बैंक को बोला कि 1 अक्टूबर 2019 मतलब गांधी जी के जन्मदिन के एक दिन पहले से आपने ये कंपलसरीली लागू करना होगा। और ये वाली सिस्टम एक्सटर्नल बेंचमार्क इट इज एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ लोन्स। एक तो पर्सनल लोन्स, पर्सनल लोन मतलब कोई इमरजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए आप अचानक से ले ले, कोई प्लान नहीं किया हो कि मुझे घर खरीदना है, व्हीकल, फॉर सम इमरजेंसी थिंग यू रिक्वायर, सो वन इज पर्सनल लोन।
सेकंड इज रिटेल लोन, जहां पर होम, व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वो सब खरीदने के लिए आप जो लोन में लेते हैं. थर्ड इज लोन्स गिवन टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. और चौथी कैटेगरी है लोन्स गिवन टू मीडियम एंटरप्राइजेस, बट वो 1 अप्रैल 2020 से उस पर भी ये सिस्टम लागू होगा. एनीवे, सो दैट मींस ये तारीख या ये तारीख के बाद अगर आप लोन लेने जाएंगे तो एसबीआई आपके ऊपर कितना परसेंटेज लोन इंटरेस्ट रेट मांगेगी. वेल, इट डिपेंड्स ऑन दिस एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम. सपोज आपने ऑलरेडी पहले लोन ले लिया था, सपोज इन 2018 यू हैड टेकन लोन, तो भी आप इस नए सिस्टम में स्विच कर सकते हैं एज अ बोरोवर, बट आपने एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीस उसके लिए देनी होगी. सो हाउ विल बैंक डिसाइड द लोन इंटरेस्ट रेट इन दिस एक्सटर्नल बेंचमार्क रिजीम. यहाँ पर उन्होंने कोई भी एक एक्सटर्नल बेंचमार्क पकड़ लेना है, सपोज रेपो रेट पकड़ लिया, उसके ऊपर उन्होंने अपना स्प्रेड ऐड करना है. सपोज मुझे प्रॉफिट चाहिए लेटर से 20%, उसके ऊपर उन्होंने ऐड करना है रिस्क प्रीमियम. मतलब वो लोन डिफॉल्ट हो जाए, वापस नहीं आए, उसका डेंजर कितना है. अगर बाइक लोन है तो हो सकता है नहीं भी आए, बिकॉज जो लोग बाइक खरीदते हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास के, वापस करेंगे नहीं करेंगे नो गारंटी. उसके सामने कोई सैलरीड एम्प्लॉई है जिसकी ऑलरेडी सैलरी सपोज 50,000 रुपीज पर मंथ है और वो आपसे होम लोन लेने के लिए आता है, तो रिस्क थोड़ा कम है, तो उस पर आप थोड़ा कम परसेंटेज मांगिए. एंड अल्टीमेटली बाय डूइंग दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो जवाब मिले वो आपका लोन इंटरेस्ट रेट होगा. हो सकता है 12% फॉर सम लोन, 18% फॉर सम अदर कार लोन और समथिंग. सो लेट अस एक्सपांड दिस कंपोनेंट. एक तो रिस्क प्रीमियम मैंने आपको बताया, इट डिपेंड्स ऑन बैंक्स रिस्क ऑन कैटेगरी, कि बाइक लोन उसमें रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू होम लोन की वापस नहीं आए. बोरोवर के हिसाब से सपोज सैलरीड पर्सन है, नौकरीशुदा आदमी, तो उसका रिस्क कम होगा कंपेयर टू सपोज कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जो कुछ सलून चलाता है या कुछ बाइक रिपेयर का काम करता है. सिमिलरली पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री, वो आदमी ने पहले कहीं से लोन लिया था, वापस रीपे किया था नहीं, उसके लिए सब सिबिल स्कोर और ऐसे सब स्कोर कार्ड जो ट्रैक करते हैं कि आपकी पास्ट बिहेवियर कैसी थी. सो अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड द रिस्क प्रीमियम ऑन अ पर्टिकुलर लोन. देन स्प्रेड या मार्जिन या प्रॉफिट जो आप समझते हैं इतना आपको मुनाफा होना चाहिए. एंड एक्सटर्नल बेंचमार्क, आरबीआई ने बोला है कि हर एक कमर्शियल बैंक कोई भी एक बेंचमार्क पसंद कर सकते. सपोज रेपो रेट पसंद किया एंड सपोज रेपो रेट इज 5.15, तो आप इधर लिखेंगे. सपोज कुछ बैंक बोले नहीं, ये नहीं, हमें तो 91 डेज पर ट्रेजरी बिल की यील्ड क्या है, दैट विल बी अवर एक्सटर्नल बेंचमार्क. व्हाट इज द यील्ड, वो हमने ऑपरेशन ट्विस्ट के साथ पढ़ा था. और 91 डेज के ट्रेजरी बिल मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए गवर्नमेंट ने जो बिल इशू किए थे उस पर क्या यील्ड चल रही है. सपोज वो बोले हम इसको बेंचमार्क यूज करते हैं. सम बैंक्स में इवन से 182 के ट्रेजरी बिल की यील्ड अलाउड. या इसके अलावा भी कोई दूसरे ऐसे बेंचमार्क हैं जो कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड नाम की एक वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं. उसमें से कोई भी एक बेंचमार्क आप पकड़ के यहाँ पर लिख सकते हैं. तो यू ऐड दिस प्लस दिस प्रॉफिट या स्प्रेड या मार्जिन प्लस रिस्क प्रीमियम, जो भी मिले वो आपका लोन इंटरेस्ट रेट. और बैंकों को बोला गया है कि मिनिमम एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स यू हैव टू अपडेट दिस. मतलब सपोज ये रेपो रेट हर 2-2 महीने पर चेंज होता है, सपोज आगे चल के कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो एटलीस्ट इन 1 ऑफ द 3 मंथ्स वो साइकिल में इधर अपडेट होगा एंड देन अकॉर्डिंगली ये इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है. सो दैट इज द पर्टिकुलर थिंग. ये वही चीज वापस दूसरी स्लाइड में. सपोज हम लोग ऐसा तय करें कि रेपो रेट विच इज 5.15 प्लस सपोज 2.65% स्प्रेड प्लस सपोज मैं कहता हूं 0.15% इफ नॉन सैलरीड पर्सन इज टेकिंग लोन, क्योंकि उसमें रिस्क है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. सो अकॉर्डिंगली दिस विल बी द लोन इंटरेस्ट रेट. नाउ वंस दिस इज अनाउंस्ड, एक बार एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर ये डिक्लेयर कर दिया, तो फिर वो सपोज आपने इसमें पैसा बोरो किया है एंड सपोज वट एवर इज द आंसर, लेटर से इट इज 18% जवाब आता है मान लीजिए. तो फिर आगे चल के सपोज द लोन इज फॉर लेटर से 5 years, तो इन बिटवीन एसबीआई वाले बदमाशी करके आपको नहीं बोल सकते हमें अब ज्यादा स्प्रेड चाहिए और ये वाला चेंज वो नहीं कर सकते. सो बैंक्स कैन नॉट चेंज द स्प्रेड और प्रॉफिट इन द मिडवे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अ पर्टिकुलर लोन. आपने जिस भाव पे खरीदा, सपोज 5 years के लिए आपने लोन लिया है, तो इन बिटवीन वो ये स्प्रेड को चेंज नहीं कर सकते. ये जो रिस्क प्रीमियम है ये वाला इफ नॉन सैलरीड या समथिंग, उसको चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशन. सपोज आपने जब अप्लाई किया तब आप सैलरीड पर्सन थे, फिर आपकी जॉब चली गई, इन दैट केस बैंक वाले अप डाउन कुछ कर सकते हैं. सो बेसिकली लेट अस प्रीज्यूम कि स्प्रेड चेंज नहीं हो सकता और ये रिस्क प्रीमियम भी आसानी से चेंज नहीं हो सकता है सिवाय कि बोरोवर की प्रोफाइल बदल जाए. सो दैट मींस एवरीथिंग बॉइल डाउन की रेपो रेट कितना कम या ज्यादा होता है इस पर ये लोन रेट कम ज्यादा होगा. सो बेसिकली इफ रेपो डिक्रीजेस देन बैंक्स लोन इंटरेस्ट विल डिक्रीज, राइट. सो इफ रेपो डिक्रीजेस बैंक्स लोन इंटरेस्ट विल डिक्रीज. फायदा क्या है, बेटर ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. रेपो रेट में जो चेंज आए तुरंत नीचे बाजार में रिफ्लेक्ट होंगे. बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द लोन टेकर्स, स्पेशली होम लोन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. क्योंकि आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन में पढ़ते हैं आरबीआई हैज डन दिस एंड दैट, तो आपको कुछ फर्क दिखना चाहिए. नाउ यू विल सी इट बिकॉज़ बैंक्स आर नाउ अकाउंटेबल टू यू. उसके अलावा भी इंप्लीकेशन कि पुराने लोन में ये होता था इसमें ये होता है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड इन रियल लाइफ, वेल नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द स्कोप ऑफ एग्जाम. सो ऑन पेज 42 दिस थिंग्स आर गिवन. एक तो एमसीएलआर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए.
फिर ये एक्सटर्नल बेंचमार्क जो 1 अक्टूबर से लागू हुआ वो हमें पता होना चाहिए। ये एक्सटर्नल बेंचमार्क के अंदर अलग अलग आप बेंचमार्क यूज कर सकते हैं। 91 डेज की ट्रेजरी बिल का यील्ड क्या है या 182 डेज की का यील्ड क्या है। उस सपोज गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया तो उसका इंटरेस्ट रेट तो फिक्स होगा बट यील्ड कम ज्यादा हो सकती है, और वो कैसे, वो हमने ऑपरेशन फीस में पढ़ा था। सो दे आर फोकसिंग ऑन यील्ड नॉट द इंटरेस्ट ऑन द जीसैक और टी बिल। So Kunal, Devika, Pradeep, Ankit, Rajiv, Harish, and others, this is done. 10 more seconds and then we'll move forward. नाइफ मतलब लोन, ये दो हाथ मतलब ले रहा है, होम के लिए या व्हीकल के लिए। तो उसमें क्या था, पहले MCLR था एंड देन दिस एक्सटर्नल बेंचमार्क के। So that is one part done. Now the next part is limitations of the monetary policy. Before this external benchmark system came into force, क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क कब से आया, 1 अक्टूबर 2019 से। तो उसके पहले तक का अगर सीन आप देखिए, रेपो रेट जनवरी में था 6.25, अक्टूबर में हुआ 5.15, तो आरबीआई ने करीब 110 बेसिस पॉइंट की कुछ कटौती करी। और उसके सामने बैंक वालों ने, MCLR सिस्टम तब था क्योंकि ये एक्सटर्नल तो अक्टूबर से आया, हार्डली 29 बेसिस पॉइंट की कटौती करी थी। सो दैट मीन्स आरबीआई ऊपर कुछ भी खेल कर ले, लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, नीचे लोन सस्ते हो नहीं रहे थे। उसके अलग अलग क्या कारण है रहे हैं। ऑलवेज दिस बैंक वाला विल से कि रेपो रेट मेरा प्राइमरी रॉ मटेरियल का सोर्स नहीं है, मैं तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, वहां से मुझे रॉ मटेरियल मिलता है। सपोज आई हैव टू पे देयर सम 6% इंटरेस्ट रेट, तो भले आपका ये 5% है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, माय ऑपरेशनल कॉस्ट आर हाई। एंड सिमिलरली बैंक्स विल मेक कंप्लेन दैट हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट वी कैन नॉट चीपन द लोन्स, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है वगैरह। So that takes us to the next topic, which is limitations of the monetary policy in India. एक तो ये monetary policy से we have not been able to successfully control the inflation or deflation for a longer period of time. And second, government की ये इच्छा है कि हमारी इकोनॉमी का GDP का साइज $5 ट्रिलियन होना चाहिए। Well, that requires कि लोन दर और सस्ते हो जाए, so that business can expand, people buy more cars and vehicles and homes, so that all the construction, steel sector, everything will get boost and as a result GDP में growth आ जाए। But वो सब करने में भी RBI कुछ कर नहीं पा रही है। So what are the factors responsible for the non-transmission of monetary policy? First of all, let us check कि inflation को क्यों नहीं कम कर पाते। Why monetary policy fails to control the inflation? Because of some supply side issues. अगर ज्योग्राफी में अल नीनो इम्पैक्ट होगा तो भारत के अंदर मानसून कम आएगा एंड एज अ रिजल्ट क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा, तो अपने आप प्रोडक्शन कम होगा तो ऑनियन, व्हीट, राइस, एवरीथिंग विल गेट एक्सपेंसिव। उसके बारे में हम लोग पिलर 4A में ज्यादा पढ़ेंगे, बट यस दिस इज अ फैक्टर। देन सम जियोपॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। अगर विश्व बाजार में क्रूड ऑयल महंगा हो जाए तो आरबीआई उसमें क्या कर सकते। अगर विश्व बाजार में रॉ मटेरियल प्राइस ऑफ सम स्टील और कोल और समथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव, और सपोज करेंसी एक्सचेंज रेट भारत के फेवर में ना रहे, सपोज $1 इज सेलिंग फॉर 60 रुपी की जगह हो जाए 70 रुपी, तो अपने आप ये ऑयल इंपोर्ट करना एक्सपेंसिव हो जाएगा एंड देन देयर विल बी इन्फ्लेशन। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पिलर में, बट दीज आर ऑल्सो क्रिएटिंग सम सप्लाई साइड इश्यूज जिससे मॉनेटरी पॉलिसी लड़ नहीं सकती। देन गवर्नमेंट साइड इश्यूज, हमने आगे भी पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा बोरो करेगी तो आरबीआई की एसेट साइड में इंक्रीज हो सकता है, उसके चलते मनी सप्लाई इंक्रीज हो सकता है, और अगर बाजार में उतने गुड्स अवेलेबल नहीं है तो इन्फ्लेशन हो सकता है। सो व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ सम फिजल रिप्रेशन, फिजल स्लीपेज, फिजल डेफिसिट, सब्सिडी लीकेज, पॉपुलिस्ट लोन वेवर्स फॉर द फार्मर्स, ये सब क्या, इनके बारे में सेकंड पिलर में आराम से पढ़ेंगे। बट बेसिकली इफ गवर्नमेंट इज बोरोइंग मोर मनी, ये सब टर्म ऐसा ही दिखाते हैं कि गवर्नमेंट इज बोरोइंग मोर मनी, देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट सॉल्व। देन स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द इकोनॉमी। भारत के बहुत सारे स्टेट में आप जानते हैं 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हर एक डिस्ट्रिक्ट विलेज में उपलब्ध नहीं है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड एवरीवेयर, देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन सम स्टेट्स, ये परमिट चाहिए, वो वाली चीज चाहिए, ट्रेड यूनियन वाले आपको फैक्ट्री में बराबर काम नहीं करने देंगे।
so many problems will be there as a result. प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज नहीं हो पा रहा, सप्लाई हमारी इंक्रीज नहीं हो पा रही, बिकॉज बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. सो इन्फ्लेशन कंटिन्यूज बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई. अगर भारत में टेलीविजन, फ्रिज, मोबाइल बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो अपने आप उसके प्राइस थोड़े कंट्रोल में रहेंगे, बट समटाइम्स इवन दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव. नेक्स्ट पार्ट, हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने ये जब भी वो सीआरआर में कुछ चेंजेस करेंगे उस हिसाब से मनी मल्टीप्लायर विल गेट अफेक्टेड. और उसमें हमने देखा था कि जितना सीआरआर आप डिक्रीज करते हैं उस हिसाब से मनी मल्टीप्लायर 1/r के हिसाब से बढ़ेगा. सो इन थियरी अगर भारत के अंदर सीआरआर 4% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना होना चाहिए? 25 टाइम्स होना चाहिए. बट इन रियलिटी वो हार्डली 5 to 6 टाइम्स ही क्यों था? बिकॉज देयर इज अ पुअर पेनिट्रेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. सब लोगों के बैंक अकाउंट उसके अंदर वो सारा पैसा रखे. इट इज रिक्वायर्ड ओनली देन ये M0 से M3 तक वो जिगजैग वाली एक जगह से दूसरी जगह लोन में पैसा जाए वो इम्पैक्ट आ सकती. बट देयर आर वेरियस चैलेंजेस टू डिजिटल इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी. जैसे आप याद करो मर्चेंट डिस्काउंट रेट. मर्चेंट आपसे कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो उसका कुछ पैसा कट करके कार्ड कंपनी वाली ले जाती है, मर्चेंट का प्रॉफिट कम हो जाता है. एज अ रिजल्ट मर्चेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग कार्ड इन मेनी प्लेसेस. तो अब समझिए अगर भारत में डिजिटल इकोनॉमी हो, सब मर्चेंट कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करे तो कार्ड पेमेंट का पैसा किधर जाएगा? मर्चेंट के बैंक अकाउंट में जाएगा. तो फिर अगर बैंकिंग हैबिट इंप्रूव होती है तो अपने आप वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो इफेक्ट आता है मल्टीप्लायर वाला वो इंप्रूव हो सकता है. मल्टीप्लायर इफेक्ट कैन इंप्रूव, बट फॉर दैट वी रिक्वायर डिजिटल इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी, जो अभी हम लोग इतना अच्छा नहीं कर पा रहे. उसके क्या चैलेंजेस थे वो हमने आगे पिलर 1A1 में पढ़े थे. देन ब्लैक मनी. सपोज आरबीआई ने M0 जनरेट किया बट उसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्टर को देती है या मिनिस्टर खुद खा जाता है और वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करते बिकॉज बैंक अकाउंट्स आर लिंक्ड विद पैन कार्ड नंबर. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की नजर रहती है. तो ब्लैक मनी वाले ज्यादातर आजकल अपना पैसा कैश में अलग रखना शुरू करते हैं. इफ दैट हैपेंस, इफ द मनी इज नॉट कमिंग इनटू द बैंकिंग चैनल, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो M3 बढ़ना चाहिए इट विल नॉट हैपन. सो कैश इंटेंसिव इकोनॉमी जो भारत में अभी है, नोट का हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं कंपेयर टू डिजिटल इकोनॉमी, उसके चलते भी मनी मल्टीप्लायर गेट्स अफेक्टेड. एज अ रिजल्ट सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, उसमें यू हैव टू डू दिस लार्ज percentage of difference to make something felt here. So therefore our policies are ineffective. Consider the case of American banks. Suppose उनको लोन में $100 घुमाना है तो हो सकता है वो अपने US फेडरल रिजर्व यानी उनके सेंट्रल बैंक से हो सकता है $95 तो वो वहीं से बोरो करके लाएंगे एंड हार्डली $5 वर्थ ऑफ डिपॉजिट्स विल बी कमिंग फ्रॉम द पब्लिक. इसका कारण इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज पब्लिक पैसा सेविंग में ज्यादा नहीं रखती फॉर 2 रीजन. फर्स्ट, इट इज अ कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी. उनको खर्च करना ज्यादा पसंद है. बचत की हमारी फैमिली का और फ्यूचर जनरेशन का क्या करना है, दे विल नॉट वरी सो मच. एंड सेकंड, वहां की पब्लिक शेयर मार्केट में, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करती है. सो एज अ रिजल्ट बैंकों में डिपॉजिट जो सीधी आनी चाहिए, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, वो कम आती है. सो एज अ रिजल्ट सपोज ये बैंक ऑफ अमेरिका जो इनका एक कमर्शियल बैंक है, अगर वो $100 का लोन घुमा रहा है उसमें 95 अगर वो उनकी सेंट्रल बैंक से ला रहा है, सो दैट मीन्स अगर अमेरिकन सेंट्रल बैंक अपने रेपो रेट में थोड़ा भी कम ज्यादा करेगी इट विल इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हियर क्योंकि इसके बिजनेस पर असर पड़ेगा. So because we rely more on the US Fed, so repo changes will instantly reflect in the loan interest rate. ऐसा अमेरिकन बैंक वाले बोलते हैं. बट इन केस ऑफ इंडिया, जब तक हमने ये बेंचमार्क सिस्टम लागू नहीं किया उससे पहले का इतने सालों तक आजादी के बाद क्या जमाना था. सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला ₹100 लोन में घुमा रहा है तो हो सकता है रेपो से तो वो ₹5 लेके आए, बाकी ₹95 तो वो पब्लिक डिपॉजिट से ही लेके आएगा. क्योंकि आप जानते हैं भारत के अंदर सेविंग ओरिएंटेड माइंडसेट, बाबूजी जो होते हैं वो इतने धार्मिक कि अपने 7 पीढ़ी तक सब लोगों के पास कोई तकलीफ नहीं होनी. दैट मच मनी ही विल सेव, भले खुद परेशान होना पड़े. एंड सेकंडली, इंडिया के बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, उसमें फियर या डिस्ट्रस्ट होता है, विश्वास नहीं. इसलिए वो ट्रेडिशनल पसंद करते हैं. मतलब फिक्स डिपॉजिट में 6% मिले तो ओके आई विल डू दैट. म्यूचुअल फंड और वो सब मुझे समझ में नहीं आता, शेयर मार्केट मुझे समझ में नहीं आता. सो एज अ रिजल्ट बैंकों के पास ढेर सारा रॉ मटेरियल आ जाता है. तो रेपो इज नॉट द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर आवर बिजनेस, ऐसा एसबीआई बोल रहा है. इसलिए रेपो में इधर ये शक्तिकांत 10-6 कर ले या 5 कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता. नीचे लोन इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होते. आपको सब तो फर्क पड़ेगा बिकॉज नाउ वी हैव दिस एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम. बट उससे पहले फ्रॉम 1947 टिल नाउ जो हुआ, इट वाज क्रिएटिंग बॉटलनेक्स फॉर आवर इकोनॉमी. अनदर प्रॉब्लम, आप जानते हैं कि अगर रेपो रेट को इंक्रीज किया जाए तो हम लोग इन्फ्लेशन से तो लड़ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम्स लोन विल बिकम एक्सपेंसिव. और अगर लोन महंगे हो जाएंगे तो बिजनेस एक्सपांशन नहीं हो पाएगा. होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन लोग कम खरीदेंगे. तो फैक्ट्री प्रोडक्शन, नए जॉब्स क्रिएट होने चाहिए, वो सब नहीं हो पाएंगे. यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में हमेशा 2 तरफ की खिंचाव रहता है. एक तरफ आपने इन्फ्लेशन से लड़ना है तो रेपो रेट इंक्रीज करो, बट अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो रेपो रेट, लोन दर सस्ते करने होंगे. सो समटाइम्स ड्यूरिंग द एरा ऑफ द रघुराम राजन एंड Urjit Patel,
वो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए उनको अपना रेपो रेट बहुत ज्यादा रखना पड़ा था। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी कुड नॉट गेट चीप लोन्स, तो बिजनेस एक्सपेंशन पूरा हो नहीं पाया। ऐसा भी कुछ क्रिटिक्स जैसे सुब्रमण्यम स्वामी बोलते रहते हैं। तो मित्रों, these are all the various limitations and challenges associated with the monetary policy making। और इसके साथ हमारा पिलर्स ऑफ इकोनॉमी में ये फर्स्ट पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, उसमें वो बाटा टू बिटकॉइन सिस्टम वो हमने देख लिया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वो भी हमने फॉर प्रीलिम पर्सपेक्टिव देख ली। एंड नाउ मूविंग टू द पिलर 1B1, जहां पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी। As such, many of you may have even prepared this from the other sources and previous videos। इसमें नई बातें तो क्या होती है, एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ उसके 50 इयर्स कंप्लीट हुए, तो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ नए ऑब्जर्वेशन दिए। और ये एनबीएफसी, तो उसमें आईएलएनएफएस नाम की एक कंपनी कोलैप्स होने की कगार पर है, तो वो क्राइसिस क्या है उसके बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे ने अपने वॉल्यूम 1 में एक चैप्टर लिखा है कि एक एनबीएफसी हेल्थ स्कोर इंडेक्स बनाते हैं वगैरह। सो दोज आर द टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स हैपनिंग। जब वो खत्म होगा 1B1, उसके बाद हम जाएंगे 1B2। वहां पर बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, बासेल नॉर्म्स एंड डिविडेंड कंट्रोवर्सी एंड अदर थिंग्स विल सी। उसके बाद पिलर 1C में सेबी शेयर मार्केट, पिलर 1D में इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सो ऑन वी विल सी। सो प्रेजेंटली आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी दिस वन, येलो कलर, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर एक ब्रेक लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अ टर्म कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, यानी कि वित्तीय मध्यस्थ। इकोनॉमी में एक तरफ होते हैं हाउस होल्ड और सामने होते हैं बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड कुछ करके पैसा कमाते हैं, उसमें से पैसा सेविंग बचत करते हैं, और वो बचत का पैसा दे विल इन्वेस्ट इनटू बैंक्स एज वेल एज नॉन बैंक, जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन बैंकिंग टाइप ऑफ एंटिटीज। और वो सारा पैसा फिर कैपिटल यानी पूंजी के रूप में लोन है, बॉन्ड है, शेयर है, ऐसा करके किसी बिजनेस फर्म को मिलेगा, और उस पर बिजनेस फर्म जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें से वो इंटरेस्ट के नाम पर, अगर लोन लिया है, बॉन्ड इशू किया है तो इंटरेस्ट पे करेंगे, शेयर इशू किए होंगे तो डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट शेयर करेंगे। सो अगेन दैट मनी विल कम बैक थ्रू दिस चैनल टू द हाउस होल्ड। सिमिलरली हाउस होल्ड ने कोई अगर लैंड दिया है तो सामने बिजनेस वाला उसको रेंट देगा, हाउस होल्ड खुद लेबर के रूप में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बिजनेसमैन उसको वेजेस देगा, और इन सबका भी इधर से उधर मनी सर्कुलेशन में देयर इज ऑलवेज सम लोन एंड नेफ्ट एंड आरटीजीएस एंड अदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व, जहां पर बैंक एंड नॉन बैंक दोनों प्रकार के फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पिक्चर में आते हैं। एंड दिस एंटायर फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो हैं जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन द हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म, उसको आपस में पैसा घुमाने में मदद करते हैं। ऐसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल जैसे बैंक और नॉन बैंक, दूसरे हो सकते हैं इनफॉर्मल अनौपचारिक रूप के जैसे शाहूकार, मनी लैंडर, जो कि ट्रेडिशनल आरबीआई के नियम सिद्धांत के हिसाब से नहीं बट बाहुबली, बदमाशी, मारपीट, खंजर चाकू से अपना बिजनेस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। यहाँ पर भी दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होते हैं बैंक्स और दूसरा होता है नॉन बैंक। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं बैंकों के ऊपर, और कल हम लोग बैंक थोड़े बाकी बचेंगे वो, और फिर नॉन बैंक में जाएंगे। सो द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, वहां से शुरुआत करनी है, बट यस लेट अस टेक अ ब्रेक हियर फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड।
राइट फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर एट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स और वहां पर हम जा रहे हैं सबसे पहले कमर्शियल बैंक में। सो इन द हिस्टोरिक टाइम्स बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अंग्रेजों का जमाना चल रहा है। सो एट दैट टाइम 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वेर सेटअप इन इंडिया। अब जानते हैं भारत में 3 प्रेसिडेंसी उस जमाने में थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो वो लोग नॉर्थ से साउथ ये क्रोनोलॉजी में पहले बंगाल में प्रेसिडेंसी बैंक बनती है, फिर बॉम्बे में, फिर मद्रास में। देन इन 1861 इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को करेंसी इश्यू करने का पावर लॉर्ड कैनिंग ने दे दिया। सो दे 3 ऑफ देम यूज्ड टू प्रिंट सम करेंसीज। उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लेकर आए, चेक का डिसऑनर होगा तो सजा हो सकती है। सो ही इनेक्टेड दिस पर्टिकुलर लॉ टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द बैंक चेक्स, क्योंकि लोग अगर चेक एक्सेप्ट करेंगे तो ही तो बैंक का बिजनेस और इंप्रूव होगा, देन पीपल विल फील मोटिवेटेड टू डिपॉजिट द मनी एंड इशू द चेक्स। वो सब खेल चल रहे थे। अल्टीमेटली इन 1921 ये तीनों बैंकों को, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास की प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल बैंक। और आगे चल के 1955 में ये इंपीरियल बैंक की ओनरशिप गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली और उसका नाम बदल के कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप अब एसबीआई के नाम से जानते हैं। सो दैट मीन्स यूरोपियन के द्वारा चलने वाली बैंक अल्टीमेटली भारत की बनती है। अपार्ट फ्रॉम दैट 1707 में एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनती है कलकत्ता में। सम ऑफ द बुक्स आर सेइंग कि वो इंडिया की सबसे पहले बैंक थी, बट उसका सिर्फ नाम हिंदुस्तान था, अदरवाइज यूरोपियन लोग उसके ओनर थे। बट विच वॉज द फर्स्ट बैंक वगैरह का, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का जनरल नॉलेज हमने ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं। आफ्टर दैट इन 1865 इलाहाबाद बैंक बनती है, बट वो भी नाम सिर्फ इलाहाबाद, अदरवाइज ग्रुप ऑफ यूरोपियंस वेर ओनिंग दैट बैंक। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, वहां पर कुछ भारतीय लोग पैसा जमा करके पीएनबी बनाते हैं। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ शुरू करवाते हैं। एंड 1913 ऑनवर्ड्स ऐसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट, देशी रजवाड़ों ने, वहां के राजाओं ने, कुछ व्यापारियों ने मिलकर ऐसे अपने भारतीय बैंक बनाने की शुरुआत करते हैं। बट ओवरऑल द बिजनेस पिक्चर वॉज लाइक दिस। ऐसा ही था कि जैसे बायजू मतलब क्लास 1 to 12 पढ़ाता है और अन अकेडमी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाती है, जस्ट लाइक दैट ब्रिटिश बैंक जितने थे वो ज्यादातर यूरोपियन जज, सिविल सर्वेंट, आर्मी ऑफिसर्स, उनके बैंक अकाउंट खोलना और उनका रेमिटेंस मतलब फैमिली को वो यूरोप में पैसा वापस भेजना चाहते हैं, उसके जो भी चेक इशू करने थे वगैरह ऑर्डर्स, दे वेर फोकसिंग ऑन दैट बिजनेस सेगमेंट। और अपने जो स्वदेशी टाइप के बैंक थे, ये पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सिर्फ नाम के स्वदेशी थे, अदरवाइज ऐसा नहीं कि गरीब लोगों के सब अकाउंट खोलने, किसानों को सस्ते में लोन देना, ऐसा फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। दिस स्वदेशी बैंक दे वेर फोकसिंग ऑन मर्चेंट्स, व्यापारी जिसको लोन में पैसा देकर वो भारत का ही कुछ कॉटन या इंडिगो खरीदेगा और फिर मुंबई पोर्ट से एक्सपोर्ट करेगा एंड देन उसको उधर से पेमेंट वापस आएगा एंड देन ही विल पे द प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैंक। ऐसा सब गेम खेलते थे। देन सम इंडियन सिविल सर्वेंट जो क्लरिकल पोस्ट में थे, क्योंकि आप जानते हैं उस जमाने में ज्यादा बड़ी हायर पोस्ट में हमको आगे बढ़ने दिया नहीं जा रहा था बिकॉज ऑफ दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एंड सम अदर इलाइट्स ऑफ द सोसाइटी, पढ़े लिखे और प्रतिभावान लोग, रसूखदार लोग, कुछ जमींदार लोग शहर में आके बस गए थे, उन सबके बैंक अकाउंट खोलना ये स्वदेशी बैंकों का काम था। सो बाय 1913 उस जमाने में आरबीआई नाम की कोई चीज नहीं थी। एनीवन कुड ओपन अ बैंक अकाउंट इन इंडिया आफ्टर गेटिंग अ रजिस्ट्रेशन इन द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ब्रिटिश सरकार ने जो भारत के लिए बनाया था, रजिस्टर कराओ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एंड यू कैन स्टार्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कोई आरबीआई नाम की चीज नहीं, कोई सीआरआर नहीं, कोई एसएलआर नहीं, कोई बासेल नॉर्म नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। आफ्टर दैट इन 1926 एक हिल्टन यंग कमीशन बनता है। हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक सम रिकमेंडेशंस ऑन इंडियन करेंसी, बट उसने उसी में ऑब्जर्वेशन में बोला कि भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए जो कि यहाँ के बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करे। बट एट दैट टाइम द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड वाज ये सब करने की क्या जरूरत, छोड़ो इसको, तो बोलते रहते हैं। बट देन देयर वाज अ क्राइसिस बाय 1929। अमेरिका के अंदर शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाता है, जिसके चलते वहां पर एक घोर मंदी, ग्रेट डिप्रेशन की समस्या आती है। सो एज अ रिजल्ट वहां पर भारत के जो भी मर्चेंट कुछ रॉ मटेरियल उनको सप्लाई करते होंगे, जैसे कॉटन, इंडिगो, समथिंग, वो सबके पेमेंट वापस आना बंद हो गया। भारत के कुछ मर्चेंट ने यूरोप में भी रॉ मटेरियल सप्लाई किया था, जहां से उनके सब ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां अमेरिका के शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड थे, उसकी इकोनॉमी में कुछ सेल कर रहे थे, उनके भी पेमेंट्स तक हो गए। सो अल्टीमेटली भारत के मर्चेंट को जो पैसा मिलना चाहिए था रॉ मटेरियल का पेमेंट बैंक, वो आया नहीं। एंड एज अ रिजल्ट वो मर्चेंट ने जिन जिन बैंकों से लोन में पैसा लिया था उसका पैसा वापस किया नहीं। और सीआरआर, एसएलआर और आरबीआई जैसी कोई चीज थी नहीं। अल्टीमेटली मोर देन 450 बैंक्स इन इंडिया कोलैप्स्ड बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ बैड लोन्स। लोन का पैसा वापस नहीं आया, बैंक बंद करना पड़ा। सो लुकिंग एट दैट बिग एंड अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस, अभूतपूर्व प्रकार की आपदा को देखते हुए 1934 में वाइसरॉय विलिंगटन को लगा नहीं बराबर है, वो हिल्टन यंग ने जो कहा था ऐसे ही हम एक सेंट्रल बैंक शुरू करते हैं। सो देयरफॉर दिस वाइसरॉय विलिंगटन
ही केम विथ आरबीआई एक्ट 1934। उस कानून के मुताबिक 100 रुपए की फेस वैल्यू के 5 लाख शेयर छापे गए। एक एक शेयर पे लिखा था 100 रुपी 100 रुपी 100 रुपी। तो कुल मिलाकर कितना हुआ कैपिटल? 5 करोड़ कैपिटल। तो फिर अलग अलग भारत की ये ब्रिटिश सरकार, सम प्राइवेट इन्वेस्टर, उन लोगों ने शेयर्स खरीदे, 5 करोड़ रुपए देकर आरबीआई नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसके ऊपर उनका पूरा विजन डायरेक्शन देने के लिए आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है। बट डे टू डे काम करने के लिए सेंट्रल बोर्ड के अंदर से एक आदमी को बोलेंगे दिस इज द गवर्नर। सो सर ऑसबॉर्न आर्कल स्मिथ वो 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बन के ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू करते हैं। आफ्टर सम टाइम एक भारतीय व्यक्ति इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई बनते हैं, सर सी.डी. देशमुख, इन 1943। सो हु वाज द ओनर ऑफ आरबीआई? हमने देखा शुरुआत में तो 5 करोड़ का शेयर्स उन्होंने इशू किए थे, बट उसमें से करीब 95% शेयर तो प्राइवेट इन्वेस्टर के पास ही थे इन 1934। और जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी ये विलिंगडन वाली, हार्डली उनके पास तो 4.4% शेयर होल्डिंग ही थी। देन दैट वाज द सीन बिफोर इंडिपेंडेंस। आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने तय किया आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट, मतलब ये प्राइवेट लोगों के हाथ में, वो तो वो इंडिपेंडेंटली काम कैसे कर सकती है। सो एज पर दिस एक्ट all the private shares were transferred to government of India from 1st January 1949 and as a result afterwards shareholding structure क्या हुआ? 100% owned by government of India। सारी की सारी शेयर होल्डिंग भारत सरकार के पास। उसके इम्प्लीकेशन क्या है? पहला इम्प्लीकेशन, क्योंकि एक सरकार के द्वारा ओन की गई ऑर्गेनाइजेशन है, सो आरबीआई गवर्नर इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जवाब देना पड़ेगा उन्हें। सपोज यू कैन आस्क हिम कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है या हाउ मेनी पीपल हैव बीन रिक्रूटेड, ही विल हैव टू रिप्लाई टू इट। एंड सेकंडली, क्योंकि आरबीआई की 100% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, तो आरबीआई को जब भी प्रॉफिट होगा, ये रेपो रेट, एमएसएफ सब गेम खेलते हैं, वट एवर प्रॉफिट दे मेक, उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने डिविडेंड के स्वरूप में गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा। एंड रिलेटेड टॉपिक, एक बीमल जालन कमेटी बनती है, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर चेंज होता है तो इंटरिम डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, बट इन पिलर 1B सेकंड पार्ट। सो मोस्ट प्रोबेबली संडे को वो बात होगी, अभी हम उस दिशा में नहीं जा रहे। एनीवे, सो फार द स्टोरी इज लाइक दिस। 1948 में कानून बनता है जिसमें आरबीआई का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण होता है। प्राइवेट ओन्ड शेयर थे वो सब सरकार अपने हाथ में लेती है। एंड देन इट बिकेम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट फिर भी उसकी सिचुएशन ये शुरुआती प्रभास जैसी थी, उसके पास कोई पावर नहीं था, वो अभी बाहुबली नहीं बना था। उसको बाहुबली बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया, उसमें उसे कुछ नए पावर्स दिए गए। अब आरबीआई के पास पावर था कि किसी ने भी भारत में अगर बैंक खोलना है तो सबसे पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। इवन जो बैंक खोल दिया उसके भी नए ब्रांच ओपन करने हैं, दिल्ली में, हैदराबाद में, कहीं पर भी, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई को पावर दिया कि ये सभी बैंकों का ऑडिट चेक कर सकता है, लिक्विडिटी नॉर्म सच एज एसएलआर प्रिस्क्राइब कर सकता है। आरबीआई को पावर दिए गए कि इंटरेस्टर डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक्शन ले सकते हैं। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए आरबीआई अलग अलग कदम उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पीएमसी बैंक, उसमें क्या किया वो हम आगे देखेंगे। समटाइम्स कुछ ऐसे बैंक होंगे जो कमजोर हो जाएंगे, तो ऐसे कमजोर बैंकों का एलिमिनेशन, उसको बंद करवा देना या दूसरे बैंक के साथ उसको मर्ज करवा देना, ऐसे भी पावर आरबीआई के पास आए। सो अल्टीमेटली ये जो प्रभाव शुरुआत में था उसके बदले नाउ ही बिकेम द बाहुबली बिकॉज ऑफ द पावर्स गिवन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एंड अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ और भी कानून बनाए गए जिसके चलते आरबीआई प्रेजेंटली इट हैज सम 8 फंक्शंस। उसके 8 अलग अलग काम क्या है, एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एमसीक्यूज। पहला तो आरबीआई एक्ट में हम जानते हैं कि आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कैसे आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट उसकी एसेट साइड में जितना पैसा होगा उतना लायबिलिटी में सर्कुलेट करेगा। एंड एडिशनली ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वो रेपो रेट डिसाइड करती है, सो अकॉर्डिंगली वो जो भी कम ज्यादा कराएंगे यूजिंग द रेपो। सो ऑल दैट टाइप ऑफ पावर्स आर विथ आरबीआई। सो 1 इट इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये उसका फंक्शन 1 है। सेकंड, यूजिंग द पावर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके बारे में हम लोग 3rd पिलर में पढ़ेंगे। आरबीआई इज ऑल्सो द कंट्रोलर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। मतलब $1 के सामने 60 रुपी या 70 रुपी, उसको रेगुलेट कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारे पावर है। तो लोकल करेंसी का भी कंट्रोलर है और फॉरेन करेंसी का भी वो भारत में कंट्रोलर है। सेकंड, आरबीआई इज बैंकर टू 2 एंटिटीज। एक तो आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इशू करके गवर्नमेंट को बोरो करने में पैसा मदद करती है, वो आरबीआई का एक काम है। जैसे बैंकर आम लोगों को लोन में पैसा दिलवाने की मदद करता है, गवर्नमेंट को लोन में पैसा दिलवाने की मदद आरबीआई करता है। सिमिलरली आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकर्स बैंक। इफ यू वांट अ लोन एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन, तो आप बैंक में जाएंगे, तो बैंक को खुद लोन लेना है तो वो किधर जाएगा? अल्टीमेटली रेपो रेट है, एमएसएफ है, बैंक रेट है, दे विल गो देयर। सो लाइक दैट आरबीआई इज द लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। बैंक को भी जब लोन चाहिए तो आरबीआई के पास जा सकते हैं। और ये बैंकर्स बैंक के हिसाब से एडवाइजरी रोल भी उसका है।
If you go to a bank and if you take some ask for some advice to the bank manager, आप पूछे सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और आप उसको कुछ पूछे कि मुझे और ज्यादा अच्छा रिटर्न मिले तो मैं क्या करूं, एट दैट टाइम वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर आपको कुछ सजेशन दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो या एसबीआई की ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो एंड मेनी अदर थिंग। तो एडवाइस का भी वो काम करता है। सिमिलरली आरबीआई भी इन सब बैंकों को कैसे बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी एडवाइस भी जब जरूरत पड़े तो देता है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ इट्स बैंकर्स बैंक वाला फंक्शन। और हमने ये भी पढ़ा था कि एक आरबीआई का ई कुबेर नाम का कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, वहां पर उसके ये सभी बैंक और गवर्नमेंट के करंट अकाउंट भी होते हैं, तो आपस में वो सब ट्रांजैक्शन में भी मदद मिलती है। आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ टू टाइप ऑफ एंटिटीज। एक तो आरबीआई सभी प्रकार के बैंकों का रेगुलेटर है यूजिंग द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, वो चेक और नेफ्ट आरटीजीएस वो सब ट्रांजैक्शन का रेगुलेशन करता है। सेकंडली आरबीआई इज रेगुलेटर ऑफ द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, वो सब के ऊपर वो बॉस है। इवन सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि गोल्ड लोन कंपनीज, पीयर टू पीयर लेंडर्स, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स, ये सब के ऊपर भी वो रेगुलेशन का काम करता है। देन आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे वो डिजिटल ओम्बुड्समैन बनाया कि आपको पेटीएम से शिकायत है आप वहां पर कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, गरीबों का भी वित्तीय समावेशन हो, उसको लोन मिल सके, उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स उन्होंने बनाए हैं वगैरह। तो दीज आर कॉल्ड द प्रमोशनल रोल्स ऑफ द आरबीआई। सब पूरे लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, मदद करने के लिए वो जो करता है। एंड लास्टली सम कोऑपरेशन एंड अवेयरनेस जनरेशन टाइप ऑफ थिंग, डेटा पब्लिकेशन, एनुअली वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट या बैंकिंग रिलेटेड डेटा रिलीज करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बासेल बैंकिंग कमिटी ऑन दिस इंटरनेशनल सुपरविजन, उस पर वो कुछ करेगा। आईएमएफ के साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, G20 उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। सो मैनी सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप करने का काम भी आरबीआई का है। सो इन एमसीक्यू इफ दे आस्क यू दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फॉर एग्जांपल 2013 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया, आरबीआई रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक इन द मैटर ऑफ, एक तो लिक्विडिटी ऑफ द एसेट, करेक्ट, वो एसएलआर सीआरआर वगैरह के हिसाब से। ब्रांच एक्सपांशन, यस, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पावर है नया ब्रांच खोलने देने का है कि नहीं देने का है, दे कैन गिव द परमिशन और नॉट गिव द परमिशन। मर्जर ऑफ द बैंक, हाँ अगर कोई बैंक कमजोर हो जाए तो दूसरी बैंक के साथ मर्जर कर सकते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ द बैंक, मतलब कोई बैंक अगर इतना खराब हो जाए कि उसको बंद ही करवा देना पड़े तो वो भी पावर है। सो द आंसर इज 1 2 3 4 ऑल द पावर्स आर विथ आरबीआई अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। Then in 2012 one question was asked, RBI acts as bankers bank, इसका मतलब क्या है? And I give you 1 minute 20 second including E option अगर skip करना है। सो स्नेहा, इशरत, ऐश्वर्या, मुकेश, हर्षित 35 मिटाई है। कंग्रेचुलेशन राम, तुषार, अनिमेश, पूर्वी, दीपक, सिमरनजीत, अभिषेक, मयंक, आकांक्षा, मंजू एंड अदर्स, आपने सही जवाब टिक किए। आरबीआई बैंकर्स बैंक का काम करता है, इस शब्द का क्या मतलब है? लेट अस चेक। अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, हाँ वो सीआरआर हमने पढ़ा था कि इट इज वन टाइप ऑफ डिपॉजिट ऑफ द बैंक विथ आरबीआई जिस पर आरबीआई इंटरेस्ट पे नहीं करता। इसके अलावा भी वो नेफ्ट में जो सेटलमेंट होते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, तो इन बिटवीन भी सपोज आधे घंटे के लिए इधर उधर जो करना है या जो संडे उस वक्त वो पैसा किधर रखेंगे, सो सम ऑफ द टाइम द डिपॉजिट्स मे बी देयर इन आरबीआई। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आरबीआई लैंड फंड टू द कमर्शियल बैंक इन द टाइम ऑफ नीड, हाँ रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ करता है। सो दैट मींस 1 एंड 2 आर करेक्ट, जहां पर नहीं दिखे उसको एलिमिनेट करो। सो ए कैन नॉट बी द आंसर एंड सी कैन नॉट बी द आंसर क्योंकि वहां पर सेकंड स्टेटमेंट नहीं है, आरबीआई लैंड द फंड। यानी कि जवाब बी और डी में से कुछ हो सकता है, दोनों जगह 1 एंड 2 आर गिवन, तो वो तो सही मानने हैं। सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन की थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ऑब्जर्व द थर्ड स्टेटमेंट, आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर। क्या आरबीआई ऐसा बोल सकती है सब बैंकों को कि आई हैव रिड्यूस द रेपो रेट एंड यू शुड आल्सो रिड्यूस योर लोन रेट? अगर आप अपने लोन सस्ते करेंगे तो इकोनॉमी को तो फायदा है ही और आपको भी थोड़े और ग्राहक मिल जाएंगे, बोरोवर मिल जाएंगे, ये सब बोल सकते हैं। वेल यस, मॉरल सुएशन के नाम पे वो थोड़ा थोड़ा तो बोल ही सकते हैं, राइट? बट दैट वाज क्रिएटिंग कंफ्लिक्ट। आफ्टर द एग्जाम वाज ओवर,
कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे नहीं, वो मॉरल सुएशन के नाम पर अगर कुछ सलाह देता है तो वो तो उसका रेगुलेटरी फंक्शन है या क्वालिटेटिव टूल है, उसे आप बैंकर्स बैंक कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अब when you look through the traditional academic books like banking by E नारायण नदार and other, तो वो वहां पर लिखते हैं कि आरबीआई बैंकर्स बैंक के रूप में काम करता है। इट ऑल्सो मीन्स एक तो वो सब बैंकों को लोन में पैसा देता है और दूसरा आरबीआई एडवाइजेज द कमर्शियल बैंक्स इन द मॉनेटरी मैटर। जैसे ये आप अपना बिजनेस ऐसे करिए, आप इतना पैसा इधर इन्वेस्ट करिए या ये वाले लोगों को ज्यादा लोन देंगे, आपको अच्छा बिजनेस मिल सकता है वगैरह। सो अल्टीमेटली ऑफिशियल आंसर की में उन्होंने क्या सही रखा, 2012 सीरीज ए क्वेश्चन 75 आंसर वाज बी। सो देयरफॉर दिस इज करेक्ट। और हैंडआउट में भी मैंने वो वही ऐसे बनाकर आपको दिया है। एनीवे, सो देयर इज एन आरबीआई एंड दे हैव सम 8 to 9 फंक्शंस। या आरबीआई को पूरा उसका विजन, मिशन, गोल, डायरेक्शन देने के लिए सबसे ऊपर होता है उनका सेंट्रल बोर्ड। जैसे कोई भी बैंक या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिमिलरली आरबीआई आल्सो हैज अ बोर्ड जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड। बोर्ड के अंदर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके दो प्रकार है। एक है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, मतलब दे विल नॉट सिट देयर फॉर डे टू डे ऑपरेशनल बेसिस, बट वो कभी कभी मिलकर वहां पर विजन, मिशन, पॉलिसी, गोल सब डिसाइड करेंगे। एज पर द आरबीआई एक्ट टोटल 16 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कुड बी देयर। अगर आप अभी आरबीआई की वेबसाइट पर देखें, हो सकता है आपको 14 मिले या 15, क्योंकि मैक्सिमम 16 हो सकते हैं। अगर एक दो रिजाइन कर गए या नहीं मिल रहे तो देयर इज नॉट लाइक सम वायोलेशन ऑफ द लॉ। खैर, तो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से 2 ऑफिशियल, 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। वो कोई भी हो सकता है, बड़ा उद्योगपति, कोई इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, हुएवर गवर्नमेंट लाइक्स। आरबीआई के खुद के लोकल बोर्ड हैं, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो वो लोकल बोर्ड में उनके कुछ प्रतिनिधि होंगे, वहां से 4 डायरेक्टर इधर आएंगे। बट ये पूरी लिस्ट हमने तैयार करने की जरूरत है। दीज आर द कंपोनेंट्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई एग्जाम तो उनकी वेबसाइट पर देखकर इसमें आराम से आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज डोंट लूज स्लीप कि कितने 16 होते हैं कि 15 होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, डे टू डे बैठते नहीं। उसके सामने दूसरे होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स हु विल लुक आफ्टर द डे टू डे फंक्शंस। उसके अंदर एक तो सबसे बड़ा बॉस है शक्तिकांत दास, गवर्नर, और उसके नीचे आरबीआई एक्ट में ऐसा लिखा है देयर विल बी नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4, 1 2 3 4 डेप्यूटी गवर्नर्स आर देयर। एक ऐसा इनफॉर्मल कन्वेंशन भी है कि ये जो 1 2 3 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, उसमें से 2 डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई की खुद की ऑफिसर कैडर में से पसंद किए जाएंगे। आरबीआई की खुद की ऑफिसर कैडर मतलब क्या, असिस्टेंट मैनेजर, उसके ऊपर मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डीजीएम, जीएम, चीफ जनरल मैनेजर, करते करते जो आगे बढ़ा है उसे प्रतिभावान में से 2 लोगों को पसंद किया जाएगा, और 2 बाहरी लोग होंगे हु विल बी सम नोटेड इकोनॉमिस्ट और अकम्प्लिश्ड पीपल, एंड देयर विल बी लाइक 4 पीपल देयर। इन सबको सिलेक्ट कौन करेगा, गवर्नर और ये सब जो डेप्यूटी गवर्नर है उनको सिलेक्ट करने के लिए एक कमिटी होती है विच इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज एन आईएएस ऑफिसर। यूजुअली गवर्नर खुद कौन होता है, यूजुअली ही इज अ फॉर्मर आईएएस, कुछ बार बड़ा इकोनॉमिस्ट भी होता है जैसे रघुराम राजन या उर्जित पटेल। पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार ऑफिसर कैडर में से कोई आदमी बढ़ बढ़ के इधर गवर्नर बना था और उसका नाम था एम नरसिम्हम। अदर देन दैट यूजुअली आईएएस और इकोनॉमिस्ट। आरबीआई के 4 रीजन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और उसके हेडक्वार्टर कितने हैं फॉर यूपीएससी नॉट इंपॉर्टेंट, आरबीआई के एग्जाम कर रहे हो तो देख लेना। उसी प्रकार आरबीआई के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कितने डिपार्टमेंट है, किसका क्या काम, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई एग्जाम यू गो थ्रू दैट कि एक पहले ये सब डिपार्टमेंट इंडिविजुअली कोई भी अगर वायोलेशन कर रहा है, सपोज ट्रैफिक वायोलेशन किया तो ट्रैफिक पुलिस अरेस्ट करेगी। नारकोटिक्स आप अगर धंधा कर रहे हैं तो नारकोटिक्स वाला जो भी पुलिस का डिपार्टमेंट है वो आपको पकड़ेगा। दैट वाज द सिस्टम। उसी प्रकार आरबीआई में था, कोऑपरेटिव बैंक में कुछ बदमाशी हुई, देयर विल बी सेपरेट डिपार्टमेंट, कमर्शियल बैंक के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट। बट आफ्टरवर्ड्स इन 2017 दे डिसाइडेड ये सभी डिपार्टमेंट जो भी कंप्लेन है उसको दे देंगे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को, और वो डिपार्टमेंट सब पेनल्टी देगा। उसके अलावा फाइनेंशियल एंगल की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, बट वो सारी चीजें हम लोग सेकंड पिलर में देखेंगे। Anyways, all this department of RBI not so important for UPSC. On page 44 and 45, I have given these things. कौन सा कमीशन था जिसने रेकमेंड किया आरबीआई होनी चाहिए, हिल्टन यंग कमीशन। फिर कौन थे पहले गवर्नर, ऑसबॉर्न स्मिथ। उस जमाने में वायसरॉय कौन थे, विलिंगटन। समटाइम्स इकोनॉमी नहीं पूछते हुए हिस्ट्री में कुछ पूछ लिया जाता है कि ये वाला वायसरॉय उस वक्त क्या रिफॉर्म लिए गए थे, सो यू शुड बी अवेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये था आदमी रिपन, एंड हियर इन आरबीआई केस वी कैन सी विलिंगटन इज देयर। आरबीआई का सबसे पहला इंडियन गवर्नर कौन था, सर सीडी देशमुख, और सीडी देशमुख आगे चल के आजाद भारत के सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट एक्ट है 1949 में बना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फिर आप थोड़ा नीचे जाइए 45 पर आरबीआई के फंक्शन है, तो एक वाला फंक्शन आपको पता होना चाहिए, आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, जिसके अंदर ये भी आता है लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, एडवाइजेस ऑन द मॉनेटरी मैटर्स।
सो ज्ञान, अनिर्बन, इशरत, अभिषेक, अंजू एंड अदर, दिस इज डन। मित्रों ये पूरा टेबल दिस इज वन टाइप ऑफ रिवीजन नोट ओनली। अगर 2011 में ये रिवीजन नोट आप देखते तो शायद यहाँ पर एडवाइसेस इन द मॉनेटरी मैटर्स वो चीज होती नहीं, बिकॉज 2012 में वो पूछा गया, उसके बाद जितनी कंट्रोवर्सी हुई एंड आफ्टर ऑफिशियल आंसर की तो मैंने अपडेट कर दिया। आपने खुद से भी ऐसी हैबिट कल्टीवेट करनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटी हो या हिस्ट्री या कुछ भी। जितने जितने नए आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखे और आपको लगे ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता थी, ऑलवेज इन योर ट्रेडिशनल बुक, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, कहीं कहीं पर मार्जिन पर वो चीजों को आप ऐड करते रहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव सफिशिएंट इनसाइट्स ऑन हाउ टू क्लियर द प्रीलिम्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। लेकिन उसको समझने से पहले थोड़े बेसिक कंसेप्ट हमने देखने हैं। कोई भी कंपनी शुरू की जाती है तो सबसे पहले उसके जो भी प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर मतलब जो कंपनी शुरू करके उसकी पूरी प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन करवाना, ऑफिस एड्रेस लेना, वो सब काम करता है। सो दे विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन कौन से, एड्रेस ऑफ द कंपनी, और ये डॉक्यूमेंट के अंदर वो एक चीज लिखते हैं कि हमारी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल इतना होगा। सपोज वो बोले हमारी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपीज होगा, उसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दिस कंपनी विल इशू। वो 10 करोड़ के फिर शेयर इशू नहीं कर सकते जब तक आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अपडेट नहीं करते। सो दिस इज वन पार्ट। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपए, यानी कि दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स वी विल इशू। बट सपोज वो शेयर्स इशू करते हैं एंड इन रियलिटी इन्वेस्टर को शायद वो कंपनी इतनी पसंद नहीं है। सो आउट ऑफ द 5 लाख रुपए के शेयर भले इशू है, बट इन्वेस्टर ने अगर 3 लाख रुपए के ही खरीदे तो अल्टीमेटली हाथ में कितना कैपिटल आया, पूंजी कितनी मिली ये कंपनी को। सपोज 3 लाख रुपीज वर्थ ऑफ शेयर्स आर बॉट बाय द इन्वेस्टर, देन पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज हाउ मच, 3 लाख रुपीज। यानी कि ये ऑथोराइज कैपिटल और ये पेड अप कैपिटल या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर ऑथोराइज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द पेड अप कैपिटल। कह बीकॉम वाली चीज इतनी बहुत ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं, बट द बेसिक आइडिया इज कैपिटल के रूप में इन्वेस्टर्स कुछ पैसा देते हैं, द एसोसिएटेड वर्ड इज ओके, पेड अप कैपिटल। मित्रों बैंक भी एक प्रकार की कंपनी ही है जिसको आरबीआई से लाइसेंस मिला है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। तो जब कोई बैंकिंग कंपनी भी शुरू की जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम तो वो लोग भी शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया लाहौर में, वो अंग्रेजों के जमाने में यूजिंग द कंपनीज एक्ट 1913 उन्होंने कुछ शेयर्स इशू करे थे। आप अगर ऐसा शेयर खरीदेंगे देन यू विल प्रोवाइड द कैपिटल और आपको ये बैंक वाले शेयर देंगे। और फिर ये बैंक ने सपोज ऐसा करते करते कुछ लाख रुपए बटोरे, देन दे विल गेट लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फिर ये जो कैपिटल के रूप में सपोज उनको 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मिले थे, यूजिंग दैट दे विल स्टार्ट सम ब्रांचेस, हायर सम स्टाफ एंड रन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर बैंक का अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले इन्वेस्टर्स शेयर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आरबीआई सपोज उसको लाइसेंस देता है, उसके बाद ये बैंक जनता से डिपॉजिट लेना शुरू करता है। डिपॉजिट के अंदर आप जानते हैं कि टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज हो सकती है। सो शेयर कैपिटल प्लस दिस लायबिलिटीज इक्वल एसेट्स। ये जितना पैसा इधर से आया होगा, सपोज 50 रुपये के शेयर, 50 रुपये के डिपॉजिट, कलेक्टिवली वो एसेट साइड में किधर जाएगा, सीआरआर एसएलआर में। एट दैट टाइम शेयर कैपिटल नहीं, सिर्फ ये जो लायबिलिटीज में डिपॉजिट वाली थी उस पर सीआरआर एसएलआर होगा। लोन में सब पैसा घूम सकता है, हो सकता है शेयर कैपिटल में भी उसके पास 50 रुपए उसके थोड़े वो लोन में घुमा सकता है। सो हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ वो एग्जैक्ट बीकॉम की इक्वेशन हमको तैयार करने की जरूरत नहीं, बट द पॉइंट इज इट विल फ्लो इन अ मूवमेंट लाइक दिस। तो प्रश्न ये होता है ये शेड्यूल्ड बैंक जो हम कई बार मैं बोल चुका हूँ, शेड्यूल्ड बैंक चीज क्या है। अंडर द आरबीआई एक्ट इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कोई ऐसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, कोई भी जिसका पेड अप कैपिटल जो हमने आगे थोड़ी स्लाइड पहले पढ़ा, प्लस रिजर्व में ये सीआरआर और ये सब चीजें कुल मिलाकर सपोज इट इज 5 लाख रुपीज और मोर, ये पहली कंडीशन फुलफिल करनी है। एंड सपोज आरबीआई इज सेटिस्फाइड दैट दिस बैंक इज डूइंग द बिजनेस नॉट डेट्रीमेंटल टू द डिपोजिटर्स, अपने सब ये डिपोजिटर्स के हितों की रक्षा करते हुए ये वाला बैंक काम कर रहा है। अगर आरबीआई को ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये वाली बैंक का नाम आरबीआई अपने आरबीआई एक्ट उसके सेकंड शेड्यूल में लिख देता है, और फिर ऐसी बैंकों को बोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक्स। सो 2 कंडीशन, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व 5 लाख या उससे ज्यादा होने चाहिए। मतलब ये डिपॉजिट में आपको 100,000 करोड़ मिल जाए, दैट इज इमटेरियल, दे आर कंसर्न विद दिस कि पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व आपके पास कितना है। सेकंड कि ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी, देन योर नेम विल गेट एडेड। ऐसी जो बैंक बनती है उसको बोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड मेनी अदर्स। जिसका आरबीआई के एक्ट के सेकंड शेड्यूल में नाम नहीं है उसको आप फिर क्या बोलेंगे, दे विल बी कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। सो व्हाट इज द डिफरेंस?
फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसबीआई वगैरह है विच आर शेड्यूल बैंक, उन्होंने सीआरआर का पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करना है. सो मीन सपोज देयर इज 100 करोड़ के सामने 4 करोड़, तो वो ट्रक भर के भेजना है. अब तो ऑनलाइन पूरा काम होता है, बट बेसिकली दे हैव टू गिव दैट मनी टू आरबीआई. एंड आरबीआई को फायदा क्या हुआ, वो सारा पैसा हो सकता है वो रेपो रेट या कहीं पर घुमा सकते हैं. नॉन शेड्यूल बैंक, उनको सीआरआर का पैसा, ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव टू मेंटेन 4% सीआरआर, बट उन्होंने वो पैसा फिजिकली या ऑनलाइन डिजिटली आरबीआई में मूव नहीं करना है. नॉन शेड्यूल बैंक ने सीआरआर का पैसा अपने ही पास रखना है, बट दे कैन नॉट गिव इट टू लोन एज एनीवन. तो सीआरआर इज सेम फॉर बोथ साइड्स, कि बैंक वाला लोन में किसी को नहीं दे सकता, बट वेदर वो पूरा पैसा आप आरबीआई में दोगे कि नहीं दोगे, दैट इज द डिफरेंस. सेकंड, ये जो शेड्यूल बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो आरबीआई के विंडो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का रेपो रेट शॉर्ट टर्म में लोन ले लिया, रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए एक्सेस पैसा डिपॉजिट कर दिया, मार्जिनल स्टेनिंग फैसिलिटी उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में पैसा बोरो किया, सो दे आर एलिजिबल. नॉन शेड्यूल बैंक होगा तो वेदर आरबीआई विल अलाउ देम फॉर रेपो रेट एंड अदर ऑपरेशन, वो आरबीआई के डिस्क्रिशन विवेक शक्ति पर अधीन है. जरूरी नहीं कि सबको वो दे दे. द शेड्यूल बैंक्स दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी होगी. तो फिर क्या ऐसा है, नॉन शेड्यूल बैंक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, उनको छूट है नहीं. ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव टू डू इट, अदरवाइज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से आरबीआई उनको पेनल्टी लगा सकती है, और इनको भी शेड्यूल बैंक को भी लगा सकती है. तो शेड्यूल बैंक के फिर दो पार्ट पड़ेंगे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई एक्सिस वगैरह, और दूसरा होगा शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक जैसे कि हरियाणा राज्य सहकारी बैंक, तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक वगैरह. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव, वो भी पढ़ेंगे, बट वो कल रात पढ़ेंगे. नॉन शेड्यूल बैंक में भी ऐसा हो सकता है, कुछ कमर्शियल भी हो सकते हैं, कुछ कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं. बहुत सारे बैंक भारत में पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव बैंक वो नॉन शेड्यूल बैंक है. क्यों? अगर उनके पास वो 5 लाख तक का पेड अप कैपिटल और रिजर्व नहीं है तो स्वाभाविक है उसको शेड्यूल कैटेगरी में नहीं रखेंगे. उनकी पूरी लिस्ट आपको इधर मिल जाएगी, बट उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है वेब पेज पे से, बिकॉज सपोज देयर इज सम, लेट अस से कोई भी एक फालतू कोई सिटी का नाम याद करो और उसका कोऑपरेटिव बैंक है जो इधर है, बट हो सकता है आफ्टर 2 मंथ्स उसके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल और रिजर्व बन जाए, तो वो शेड्यूल बैंक भी बन सकता है. तो यूपीएससी एग्जामिनर इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसी डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन उसके वो क्वेश्चन निकालते नहीं. सो डोंट वरी कि नॉन शेड्यूल में कौन सा है और इधर कौन. तो ये नॉन शेड्यूल बैंक सपोज आप शुरू करते हैं, कोई ऐसी सपोज सूरत कोऑपरेटिव बैंक और समथिंग, सपोज वो नॉन शेड्यूल बैंक है, तो उसके क्या प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली हो सकते हैं. ऐसी कोई भी नॉन शेड्यूल बैंक, उसकी ब्रांच एक्सपांशन इज हैवीली रिस्ट्रिक्टेड. हर एक बार आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा कि हमने यहाँ ब्रांच खोलना है वहां ब्रांच खोलना है. बाकी सब बैंकों के केस में इफ इट इज अ शेड्यूल्ड बैंक, आरबीआई ब्लैंकेट परमिशन दे देता है कि इन 1 ईयर यू ओपन 25% ब्रांचेज इन रूरल एरिया, और बाकी जिधर खोलनी है आप खोलो, हम पूछने नहीं आए. सो नॉन शेड्यूल बैंक वालों पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो वहां तो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट, ओएनजीसी और ऐसे सब सरकारी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो भी अपने डिपॉजिट अकाउंट खोलती है. बट इन केस ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक वो कभी भी अपने अकाउंट खोलेगी नहीं. तो मतलब नॉन शेड्यूल बैंक वालों को बिजनेस उतना कम मिलेगा, बिकॉज नो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल ओपन बैंक अकाउंट है. एक जमाने में चेक क्लियरिंग हाउसेज वेर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो हम लोग देखते हैं नेफ्ट एज वेल एज द चेक ट्रंकेशन सिस्टम, वो एक जमाने में जब नहीं था तो चेक क्लियरिंग हाउसेज दे हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, कि वहां सब चेक जमा होंगे और ये सेटलमेंट ऐसे ऐसे करेंगे. प्रेजेंटली हाउ दे ऑपरेट वो पूरा बैंकिंग जी के हमने तैयार करने की जरूरत नहीं. बट द पॉइंट इज एसबीआई वगैरह शेड्यूल्ड बैंक, उनको ऑटोमेटिक मेंबरशिप मिल जाती थी उनके इलाके के क्लियरिंग हाउस में, वेयर एज दिस नॉन शेड्यूल्ड बैंक उनको ऑटोमेटिक मेंबरशिप नहीं मिलती थी, उनको ज्यादा एक्स्ट्रा फी देनी पड़ती थी. बट अगेन दिस इज अ वेरी ओल्ड बैंकिंग वीक है, तो इसको तैयार करने की वैसे कोई खास जरूरत मुझे दिखती नहीं. अब कुछ प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले पुरानी पुरानी किताबों से स्टेटमेंट लिख करके ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बट आई फील दैट इट इज नॉट द प्रॉपर वे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. एनीवेज, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर नॉन शेड्यूल बैंक है तो वो कोई एक्स चीज कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या वो अपना क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, डेबिट कार्ड इशू कर सकता है कि नहीं. वो हर एक में यस नो प्रिपेयर करने गए तो उसका कॉस्ट बेनिफिट कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि कुछ केस में हो सकता है कि आरबीआई ने कुछ नोटिफिकेशन इशू किए हो, बट रूटीन बुक्स या न्यूज़पेपर में वो सब कैप्चर है नहीं. तो उसमें से यूपीएससी वाले बेसिकली जो रूटीन बुक्स या न्यूज़पेपर में बहुत हाईलाइट होकर आएगा, दे फोकस यूजुअली अराउंड दैट. तो ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज कि वो अपना एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं कि नहीं, उसमें वो ईवीएम सिस्टम वाला चिप होगा या मैग्नेटिक अभी बेला हुआ वगैरह, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम. आप अपने लॉजिकल पावर से ट्राई करें हमेशा कि उसको 50-50 से कुछ टिक करें. फॉर एग्जाम्पल लेट अस ट्राई दिस सैंपल क्वेश्चन एंड आई गिव यू 1 minute 20 सेकंड, इंक्लूडिंग ई ऑप्शन की स्किप कर दो.
अमन सिंह, अमृतांशु, राजीव, सिंधुजा रेड्डी, आशुतोष, मयंक, सताशीष भट्टाचार्य, अनमोल, पूर्णचंद्र, विद्या, अंकिता, पंकज, पुष्किन, टिंकू, संध्या कुमारी, रेशव सिंह, भार्गव, अंजलि, केएसवी फानी, पार्थ, शिल्पी, राम, अभिषेक कुमार, अविरल, उज्जवल, दीपक, सिद्धि भारद्वाज, अपराजिता, and many others. You have taken the things correctly. So congratulations Simranjit, Tushar, Harsh, Purvi CKV, Sarthak, Animesh, Carmel, Ram HP, Deepak and others. हाँ, तो प्रश्न ये है कि नॉन शेड्यूल बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, ऑप्शन ए, इट कैन नॉट गिव लोन्स। ये तो गलत है, अगर वो लोन ही नहीं दे सकता नॉन शेड्यूल बैंक ऑपरेटिंग इंडिया, तो उसे आप बैंक कैसे बोल सकते हैं? सो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो फिर उसको बैंक बोल ही कैसे सकते हैं? सो इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो लाइक एसएलआर, सीआरआर, क्या उनको छूट दी गई है? एग्जेम्प्टेड मतलब उनको रखना ही नहीं है। नो, दे हैव टू कीप द सीआरआर। ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल गाइडलाइंस कुछ और हो सकती है। फॉर एग्जांपल सीआरआर उन्होंने अपनी बैंक में रखना है, वेयर शेड्यूल कमर्शियल बैंकों ने वो आरबीआई में पैसा शिफ्ट कर देना होता है। बट द रूल इज देयर, ओके, डिपॉजिट का कुछ पैसा तो आपने सीआरआर में रखना है। सो दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीआरआर एसएलआर। मतलब आंसर इज नन ऑफ द अबव इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो पॉइंट इज, हर एक चीज में क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो जरूरी नहीं है याद रखना या उसको तैयार करना। समटाइम्स यू जस्ट अप्लाई योर ऑब्जर्वेशन पावर एंड लॉजिकल एलिमिनेशन। So on page 46, these things are given, schedule and non-schedule. एक तो फिगर याद रखना है, शेड्यूल बैंक बनना है तो आपके पास लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट मिनिमम 5 लाख रुपए का आपके पास पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व होना चाहिए। एग्जाम्पल में आपको जो बैंक अच्छी लगती हो वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आईसीआईसीआई और पंजाब नेशनल बैंक अच्छी नहीं लगती, सो मे बी आई विल राइट बैंक ऑफ बड़ौदा। Vishwaranjan, Ankita, Shriti, Shivam, Abhishek and others, this is done. ऐसा दिस इज नॉट सम वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा कि रेपो रेट, एसएलआर, हाँ वो हमको पता होना चाहिए। शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक वो तो इवन एनसीईआरटी में हार्डली दे हैव सेड अ फ्यू थिंग्स। सो डोंट लूज स्लीप ओवर व्हाट इज